पिछली रात मधुमिता ने चेतन को जिस विक्रम को मारने की चेतावनी दी थी, उसी विक्रम की लाश को चेतन के बेड पर देखकर माही और वीर सिंह भी सख्ते में आ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। माही और वीर सिंह ने भी चेतन को कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। वीर सिंह ने चेतन को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शांत हो जाओ चेतन, तुम तो सबकी भलाई ही चाह रहे हो ना भाई, नहीं तो तुम्हें क्या लेना देना था इन सब से। तुम तो मुंबई जाके कभी भी खुद को अलग कर सकते थे इस खूनी वधू के चक्कर से, लेकिन तुमने गांव वालों की मदद करनी चाहिए। माही, जो कि बहुत डरी हुई थी, उसने कहा, वीर भैया, लेकिन ये गांव वाले कभी नहीं समझेंगे इस बात को। इस मौत का इल्जाम वो सीधा चेतन पर ही लगाएंगे। चेतन दोनों की बातों को एक टक सुने जा रहा था और वही बुत बनकर खड़ा था। इधर वीर सिंह को भी चेतन पर लगने वाले इल्जाम की बात से चिंता होने लगी। उसने धीरे से कहा, चेतन, ऐसे खुद को दोषी मानने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। चेतन अभी भी निशब्द था कि तभी उसे कमरे में किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। चेतन, जो कि बर्फ सा जमा बैठा था, उस आवाज को सुनते ही वो अचानक से डर गया और हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि ये आवाज उसी मधुमिता की थी जिसने चेतन को विक्रम की मौत की चेतावनी दी थी। उसकी आवाज सुनते ही चेतन घबराया हुआ कमरे में चारों तरफ देखने लगा। उसे ऐसे अचानक से घबराता देख वीर सिंह और माही भी घबरा गए। वीर सिंह ने तेजी से चेतन को पकड़ा और उसे झंझोड़ते हुए कहा, चेतन, चेतन, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे हड़बड़ा के क्या देख रहे हो? इस पर चेतन ने आश्चर्य से वीर सिंह की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें सुनाई दे रही है यह हंसी की आवाज? वीर सिंह और माही डर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन दूसरी ओर मधुमिता की आवाज कमरे में जोर जोर से गूंजने लगी और इस आवाज के गूंजते ही चेतन, जो कि किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, वो एकाएक छत की ओर देखते हुए झल्लाकर बोला, आखिर चाहती क्या हो मुझसे? ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो तुम निर्दोषों की जान ले रही हो? चेतन की आवाज सुनते ही कमरे में गूंज रही हंसी की आवाज और तेज हो गई। इसे सुनकर चेतन खुद में ही बड़बड़ाने लगा, इन निर्दोषों की मौत से अच्छा तो यही है कि मैं इस मधुमिता की बात मान लूं और लौट जाऊं अतीत में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी जान जाएगी ना, लेकिन कम से कम कोई निर्दोष तो नहीं मारा जाएगा मेरी वजह से। तभी कमरे में आ रही आवाज अचानक बंद हो गई। चेतन अब शांत होने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसने महसूस किया जैसे उसकी आंखों के सामने शीशा चमक रहा हो, जिसमें से एक तेज रोशनी उसकी तरफ आ रही हो। वो झट से वीर सिंह और माही की ओर पलटा तो देखा वो लोग इन सब से बेखबर थे कि चेतन के साथ क्या हो रहा है और अभी भी लाश को छुपाने की ही बातों में परेशान थे। चेतन उन दोनों से कुछ कहता कि तभी अचानक उस शीशे पर खून से लिखा एक एक शब्द उभरने लगा। चेतन धीरे धीरे एक एक शब्द पढ़ रहा था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। जैसे ही चेतावनी उभरी, उस पर लिखा था, अतीत में वापस आ जा, वरना अगला शिकार तेरा कोई खास होगा। चेतावनी को पढ़ते ही चेतन का पूरा शरीर घबराहट में पसीने से तरबतर हो गया था। चेतावनी के साथ साथ मधुमिता की तीखी हंसी भी सिर्फ चेतन के ही कानों में गूंज रही थी। चेतन आवाजों से परेशान हो चुका था। वो किसी तरह फिलहाल इन सब से दूर भागना चाहता था। इन आवाजों को रोकने के लिए चेतन ने जोर से अपने कान बंद कर लिए, पर वो आवाजें आनी अब भी बंद नहीं हुई, जिस पर चेतन चीखते हुए बोला, अब बस करो, प्लीज स्टॉप दिस। और इतना कहते ही चेतन की आवाज पहले धीमी हुई और फिर वो लड़खड़ा कर गिर गया। चेतन को गिरते देख वीर सिंह तेजी से चेतन की ओर दौड़कर उसे पकड़ते हुए माही से बोला, माही, जल्दी से पानी लेकर आओ। माही दौड़कर नीचे से पानी लेकर आती है, लेकिन तब तक चेतन बेहोश हो जाता है। चेतन का यह हाल देखकर माही वीर सिंह को पकड़ के रोने लगती है। वीर सिंह उससे कहता है, माही, माही, संभालो खुद को। माही ने रोते हुए कहा, भैया, हम पापा को पहले ही खो चुके हैं और अब चेतन को ऐसे देखकर डर लग रहा है कि कहीं हम इसे भी ना खो दें। वीर सिंह तुरंत उसे गले से लगाते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा चेतन को, तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम उसकी पूरी मदद करेंगे। इस पर परेशान माही कहती है, हाँ भैया, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। आजकल तो हमें ऐसा लगने लगा है जैसे दिन ब दिन सब और उलझता ही जा रहा है।
वीर सिंह भी सोच में पड़ जाता है। आखिर क्या समाधान है इस समस्या का। जहां इधर वीर सिंह के घर चेतन बेहोश पड़ा था, वहीं दूसरी ओर वो तांत्रिक जिसने चेतन को हराने और खूनी वधु को खत्म करने का संकल्प लिया था, वो दिखने में पहाड़ से आकार वाले चिरंकारी बाबा के शिष्य के चरणों में पड़ा था और वो बार बार केवल यही मांग रहा था कि मुझे उन्हें हर हाल में पराजित करना है। आप मुझे वो सिद्धि दीजिए, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने प्राण भी दे सकता हूँ। इस पर चिरंकारी बाबा के शिष्य उस तांत्रिक की हट से संतुष्ट होकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। वो तांत्रिक कहता है, आप बस इतना बताइए कि मुझे क्या करना होगा। इस पर चिरंकारी बाबा के शिष्य ने अधकुली आंखों से तांत्रिक की ओर देखते हुए कहा, इस सृष्टि में सब संभव है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जितनी बड़ी शक्ति उतनी मुश्किल सिद्धि, और उतने ही मुश्किल सिद्धि के नियम। और यदि इस प्रक्रिया में तुमने एक भी गलती की तो तुम्हारा अस्तित्व भी नष्ट हो सकता है। लेकिन अनुशासन में रहकर तुमने अगर ये सिद्धि प्राप्त कर ली तो किसी को भी वश में करना या नष्ट करना तुम्हारे लिए चुटकी भर का काम होगा। चिरंकारी बाबा के शिष्य की ये बात सुनकर तांत्रिक ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे मंजूर है। कब आरंभ करना होगा इस सिद्धि के लिए अभ्यास? मैं जल्द से जल्द इसे शुरू करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर चिरंकारी बाबा के शिष्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, आज रात ही तुम जाकर तैयारी करो। तांत्रिक चिरंकारी बाबा के शिष्य को वहां से प्रणाम करके चला जाता है। जहां एक और तांत्रिक खूनी वधु पर विजय पाने के लिए शस्त्र इकट्ठे कर रहा था, वहीं दूसरी ओर फूलपुर गांव में वीर सिंह के घर के कमरे में पड़ी विक्रम की लाश वीर सिंह और माही के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। कमरे में बेहोश पड़े चेतन की फिक्र करते हुए वीर सिंह ने कहा, अगर किसी डॉक्टर को भी बुलाए तो कैसे? अगर उसने विक्रम की लाश देख ली तो अनर्थ हो जाएगा। माही, जो कि रोई जा रही थी, घबराते हुए बोली, नहीं नहीं भैया, गांव वालों को लाश के बारे में पता चला तो वो चेतन को छोड़ेंगे नहीं। वीर सिंह भी यही सब सोचकर परेशान होते हुए बोला, लेकिन माही, इस लाश को हम बहुत देर तक अपने घर में नहीं रख सकते। आज रात ही कहीं ठिकाने लगाना होगा इसे, पर मैं अकेला ये सब कैसे करूंगा? इस पर माही ने कहा, आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। गांव वालों को अगर ये पता चला कि गांव में एक और खून हो गया है तो खूनी वधु का आतंक और बढ़ जाएगा और इसके लिए सब चेतन को ही दोषी ठहराएंगे। वीर सिंह कहता है, तुम सही कह रही हो माही, दिन के उजाले में ये काम करना संभव नहीं होगा। अगर इसे करना है तो अभी रात में ही करना होगा। माही कहती है, हाँ भैया, इस लाश को अभी ही हमें कहीं सही जगह पर पहुंचाना होगा। ये सुनते ही वीर सिंह ने कहा, मुझे लगता है इस वक्त बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होगा और बाहर ले जाकर विक्रम की लाश को हम कहीं छिपा नहीं पाएंगे। इस पर माही ने परेशान होते हुए कहा, तो क्या हम पूरी रात इस लाश के साथ यूं ही बैठे रहेंगे? इस पर वीर सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर इस लाश को अभी छिपाना है तो एक ही रास्ता बचता है माही। माही तुरंत पूछती है, वो क्या भैया? एक और विक्रम की लाश को छिपाने की योजना बनाई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर वो तांत्रिक उस चिरंकारी बाबा के शिष्य के सामने उस सिद्धि को पाने के लिए पहाड़ के बीचों बीच कंकालों की 5 खोपड़ी लिए बैठा हुआ था। तांत्रिक के पूरे शरीर पर लाल रंग और राख का लेप लगा हुआ था और थोड़ी दूरी पर चिरंकारी बाबा का शिष्य अपने स्थान पर आंखें मूंदे अपनी उंगलियों पे कुछ गिनता हुआ बुदबुदा रहा था। तांत्रिक और उन खोपड़ियों के बीच आग से दहकते अंगारों का पंचकोण था। तांत्रिक हर कोण से एक मुट्ठी अंगार उठाकर उनके सामने की एक खोपड़ी पर रखता जाता और कुछ बुदबुदाता हुआ फिर अगले कोण से अंगार निकालकर अगली खोपड़ी पर रखने की विधि दोहराया जा रहा था। धीरे धीरे 5 खोपड़ियों में हलचल होने लगी। चिरंकारी बाबा के शिष्य ने ये देखा तो उनके चेहरे पर घमंड की एक हंसी उभर आई। तांत्रिक और तेज तेज बुदबुदाता हुआ अपनी क्रिया करने लगा। देखते ही देखते 5 खोपड़ियां हवा में ऊपर उठने लगी। तांत्रिक का चेहरा डर और ऊर्जा से लाल हो गया था, क्योंकि उसने चिरंकारी बाबा के शिष्य की विद्या का कमाल देख लिया था। वो थर थर कांपता हुआ दोनों हाथ जोड़कर उन बाबा के सामने माथा टेक देता है। तभी उन खोपड़ियों में से एक साथ आवाज आती है,
हमें बुलाकर हमारा अपमान मत करना, हमें पाने के लिए पंच सिद्धि करना। और ये कह के वो पांचों खोपड़ियां फिर से अपनी जगह पर हिलना बंद कर देती है। ये सुनते ही चिरंकारी बाबा का शिष्य भारी आवाज में कहता है, सुना तांत्रिक, कर पाएगा ये तू जो चाहता है उसे पूरा करने के लिए तुझे पहले पंच सिद्धि प्राप्त करनी होगी। तांत्रिक ने बाबा की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, ये पंच सिद्धि क्या है बाबा? तांत्रिक की बात सुनकर बाबा ने मुस्कुराकर फिर घमंड और कुटिलता से कहा, सही समय पर बता दिया जाएगा। ये कहते ही चिरंकारी बाबा का वो शिष्य आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो जाता है। जहां एक और तांत्रिक पंच सिद्धि की बातों में उलझा था, वहीं दूसरी ओर गांव में वीर सिंह विक्रम की लाश को बोरे में बांधकर अपने कंधे पे उठाए अपने घर के पीछे की तरफ बढ़ रहा था। माही भी धीरे धीरे चुपचाप इधर उधर नजरें घुमाकर स्थिति का जायजा लेते हुए वीर सिंह के पीछे पीछे चल रही थी। इधर कमरे में चेतन, जो कि अभी तक बेहोश पड़ा था, वो एकाएक किसी की पायल की छन छन की आवाज से होश में आ जाता है। चेतन को एकाएक महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसे हिलाकर उठाया हो। चेतन उठता है तो वो महसूस करता है कि पूरा कमरा रात की रानी के फूलों से महक उठा है। वो अचानक हड़बड़ाकर इधर उधर देखता है कि तभी उसे अपने सामने चित्रलेखा दिखाई देती है। वो चेतन को देखकर थोड़ी घबराई हुई आवाज में चेतन से कहती है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम अब यहाँ सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारी जान को खतरा है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। चेतन, जो कि चुपचाप चित्रलेखा की बातें सुन रहा था, वो धीमे से बोला, तुम मेरी चिंता मत करो चित्रलेखा, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी नियति थी यहाँ तक आना, लेकिन मेरा उद्देश्य है तुम्हें बचाना और मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा। इसे सुनकर चित्रलेखा के चेहरे पर थोड़ी चिंता उभर आती है और वो धीमे से बोलती है, नहीं, ये सब भूल जाओ, बस अपनी जान बचाओ और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। पर चेतन अपनी जिद पर अड़ा रहता है, मैं तुम्हें बचाकर रहूंगा चित्रलेखा। वो अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी अचानक उसे एक चीखती हुई आवाज आती है, तो तुझे इससे आजाद करना है, इससे? अब तू देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। याद रख, तेरी जिद की वजह से अब तेरी ही जान जाएगी। चेतन ये सुनते ही अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि ये आवाज चित्रलेखा के अंदर छिपी खूनी वधू की थी। चेतन उसकी आवाज सुनकर अवाक रह जाता है। वो बिस्तर से उठने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी खूनी वधू एकाएक अपने हाथ से चेतन का पलंग ऊपर उठा देती है। चेतन खुद को हवा में देखकर डर जाता है। वो अपनी आंखें नीचे कर जैसे ही झांकने की कोशिश करता है कि तभी उसे अपने सीने पर एक भारीपन महसूस होता है। वो देखता है कि खूनी वधू उसके सीने पर आ बैठी है और उसका गला जोर से दबा रही है। चेतन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो जोर से चीखता हुआ खूनी वधू को धक्का देकर उठता है कि अचानक उसकी आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है। खूनी वधू उसके सपने में थी जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। इधर चेतन जहां अभी अभी उस खौफनाक सपने से जागा था, तो वहीं दूसरी ओर वीर सिंह और माही विक्रम की लाश को छिपाने के लिए अपने ही घर के पीछे वाली जगह पर गड्ढा खोद रहे थे। ठंडी रात और इस घुप अंधेरे में काफी देर की मशक्कत के बाद जैसे तैसे वीर सिंह और माही विक्रम की लाश को उठाकर गड्ढे में डाल ही रहे होते हैं कि अचानक पीछे से आई एक तेज रोशनी और आवाज से वो दोनों घबरा जाते हैं। तभी उनके हाथ से विक्रम की लाश छूट जाती है और गड्ढे में गिर जाती है। वो दोनों कुछ समझ पाते तभी दोबारा उन पर रोशनी पड़ती है और उन्हें समझ आता है कि ये फोटो खींचने की आवाज थी, जिसे सुनकर वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। आखिर कौन है वो आदमी जिसने लाश के साथ उनकी तस्वीर ली है और अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है चेतन, माही और वीर सिंह के जीवन में? क्या खूनी वधू से बदला लेने के लिए तांत्रिक कर पाएगा पंच सिद्धि? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।